हेलो दोस्त। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा में भी 100 से ज़्यादा आएंगे नंबर। आउट ऑफ 100 का एग्जामिनेशन हुआ है, तो बोल दिया है आरआरबी ने। नॉर्मलाइजेशन फार्मूला का फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन दे दिया और आरआरबी ने स्वीकार कर लिया, तो उससे नंबर ज़्यादा आपका एनटीपीसी में भी आएगा। और दूसरी खबर कि रिजल्ट तैयार हो रहा है, कब पब्लिश किया जाएगा अभी रेलवे को डिसाइड करना है। आपके रिवाइज आंसर की शायद बन चुका है, ऐसा खबर मिला है, लेकिन ये सब तो ऑफिशियल वेबसाइट पे तो आता नहीं है। लेकिन रिजल्ट तैयार हो रहा है। वो हिंट इससे भी मिल रहा है कि नॉर्मलाइजेशन फार्मूला का FAQ जब हम पिछली बार बात किए थे 1/2018 में भी और 2/2018 में भी, तो इसमें ऑब्जेक्शन लोगों का उठा था कि ये 100 से नंबर ज़्यादा कैसे हो गया। तो रिजल्ट आने से पहले जब CBT 2 का रिजल्ट आने वाला था, उससे पहले ही FAQ दे दिया जाता था। इस बार भी वही हो रहा है। NTPC का आपका ऑब्जेक्शन राइज किए हुए 7 से 8 दिन हो गए हैं। आपका रिजल्ट तो प्रिपेयर लगभग आपकी रिवाइज हो गई है जो आपका आंसर की था। तो चलिए, ये अनुमान लग रहा है, लेकिन देखते हैं जब तक वेबसाइट पे आएगा तब तक। और मैं नॉर्मलाइजेशन से पहले मैं बता दूं कि मैंने जो पहले बताया था वीडियो, बिल्कुल वो सही होगा। और यहाँ पे आप जानना चाहते हैं कि मैंने नॉर्मलाइजेशन पे क्या कहा है, तो रेलवे लाइव का वीडियो में आ जाइएगा और वीडियो में आके नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करते ही हमने 2 वीडियो बैक टू बैक बनाया था और अच्छे से आपको कोई कमी नहीं रहने दी थी अपने तरफ से कि जिसमें आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में कन्फ्यूजन रह जाए। तो एक वीडियो ये था और एक लाइव था, कैसे कम होगा कैसे ज़्यादा होगा। ये दोनों वीडियो देख के अगर कोई नहीं बता पाया कि कैसे घटेगा बढ़ेगा तो मुश्किल है समझना, लेकिन मैंने तो कोशिश एकदम पूरी 100% की थी। अब जो आरआरबी का आया है नॉर्मलाइजेशन फार्मूला, उसको भी देख लीजिए, जो पहले भी आ चुका है लेकिन इस बार भी आया है। तो यहाँ पे देखिए, हम आरआरबी अहमदाबाद में है। यहाँ पे अहमदाबाद में एक आपका यहाँ पे देखेंगे तो एक डिटेल आया है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, जो अभी अभी डिटेल के रूप में अपडेट हुआ है। इसको अगर ओपन करेंगे तो हमारे पास एक डाटा आ जाएगा। अब डाटा में मैंने बोला 100 से ज़्यादा नंबर होगा, मैं नहीं, आरआरबी। कब? जब आपका स्कोर आपके शिफ्ट के स्कोर से बहुत ज़्यादा हो जाए। समझ रहे हैं? आपके शिफ्ट का एवरेज स्कोर अगर 20 है और आपने 80-90 कर दिया तो आपका नंबर तो बढ़ेगा ही ना, क्योंकि आपके नंबर आपसे ही आपके शिफ्ट का स्कोर डिडक्ट होना है, यानी मल्टीप्लायर फैक्टर बढ़ जाएगा। तो वो दोनों वीडियो देख लीजिएगा, तो उसमें हमने सारा फैक्टर को बता दिया था डिटेल में। अब यहाँ देखिए, बहुत सारा कंडीशन किया है कि क्यों नॉर्मलाइजेशन लिया जाएगा। तो मैं एक एक लाइन नहीं पढ़ता हूँ, इसको शॉर्ट करता हूँ कि मल्टीपल सेशन यानी एक से ज़्यादा और कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आपकी नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। नेसेसरी क्यों है? क्योंकि सबको एक जगह लाना है। किसी का शिफ्ट में डिफ़िकल्ट और किसी का इजी होता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि डिफ़िकल्ट किसे माना जाएगा शिफ्ट को। तो डिफ़िकल्ट देखिए, प्रश्न लेवल नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होता है, यहाँ डिफ़िकल्ट उसको नहीं माना गया है, डिफ़िकल्ट आंसर को माना गया है। मान लीजिए कि एक शिफ्ट में 2000 कैंडिडेट हैं और 2000 कैंडिडेट ने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और एक शिफ्ट में 2000 कैंडिडेट है, उन्होंने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। तो 60 वाले क्वेश्चन जो अटेम्प्ट किया है वो शिफ्ट को इजी माना जाएगा और 50 वाले को डिफ़िकल्ट माना जाएगा। ऐसे ही अगर हज़ारों शिफ्ट हुए, हज़ारों शिफ्ट में अलग अलग स्कोर होगी, तो जो सबसे कम नंबर वाला होगा वो हार्ड माना जाएगा, कम एवरेज अटेम्प्ट वाला, और जो डिफ़िकल्ट माना जाएगा वो जो सबसे ज़्यादा जो इजी माना जाएगा, जो सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट होगा। समझ गए होंगे। उसके बाद कह रहा है कि मल्टीपल सेक्शन वाला पास्ट में भी हुआ है क्या? बिल्कुल, पहले भी नॉर्मलाइजेशन कह रहा है कि 2000 से लेके अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं सब में नॉर्मलाइजेशन हुआ है। ग्रेस मार्क मिलता है क्या? नहीं मिलता है। नॉर्मलाइजेशन रिडक्शन एंड इंक्रीज मार्क इज कंपेरेटर टू रॉ मार्क्स। यस, आपका नंबर बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, क्योंकि ये स्टैटिस्टिकल पैरामीटर कैलकुलेशन है जो साइंटिफिक तरीके से होता है। कह रहा है कि फिर उसके बाद इसी में है, कह रहा है कि इट मीन परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इज जज बेस्ड ऑन द ऑल कैंडिडेट सी आर कम्पीटिंग विथ। बिल्कुल, आपके शिफ्ट का कितना एवरेज है ना, वो भी आपके स्कोर पर नंबर पे डिपेंड करेगा। आपके शिफ्ट में लोग 50 स्कोर कर दिए, आपने 60 कर दिया। आपके शिफ्ट में टोटल स्कोर एवरेज 80 आ रहा है और आपने 60 कर दिया, तो दोनों में नंबर आपका
बहुत डिफरेंस हो जाएगा। एक में तो आपने शिफ्ट से 50 किया, आपने 60 किया, यानी आप टॉप में चले गए, और 80 में आपने 60 किया तो आप कम में चले गए, बस यही डिफरेंस है। उसके बाद कह रहा है स्कोर और रॉ मार्क कैलकुलेशन कैसा होगा, तो मैंने पहले ही बता दिया कि प्रोरेटेड नंबर में होगा। अगर 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में आपने 2 आपके इग्नोर हो गए तो आपके शिफ्ट का टोटल मार्क्स कितना रह जाएगा, 98 ही रह जाएगा। तो 98 यहाँ देखिए कैलकुलेट करके बता दिया है कि 98 रह जाएगा, और प्लस में 98 को आपको प्रोरेटेड में मार्क लिया जाएगा। तो 100 के टर्म में जितने प्रश्न आपके नेगेटिव करने के बाद ओरिजिनल क्वेश्चन माइनस नेगेटिव स्कोर, यानी नेगेटिव 1/3 है तो 6/2, यानी 2 नंबर आपके स्कोर हो गए 52। 52 नंबर को डिवाइड कर देगा, यानी 100 डिवाइडेड बाई आपके एक्चुअल स्कोर अब 52 है। आपने क्या किया था, 60 क्वेश्चन किए थे, उसमें 54 करेक्ट और 6 आंसर गलत, तो आंसर के 2 नंबर गलत हो गया, यानी 52, और गुने में आपका 100 कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाई यहाँ 80 रहेगा, तो आपका स्कोर यहाँ से निकाल लेगा। तो सीधा सीधा बात कहें कि 100 को टर्म में करना हो तो एक लाइन में आप लिखिएगा जितना आपका रो स्कोर, कितना आपकी शिफ्ट है में स्कोर रहा। अगर 100 है तो 100, 99 है तो 99, 98 तो, और मल्टीप्लाई 100 से, इसलिए कि 100 के टर्म में लेना है, आपका स्कोर आ जाएगा। यानी आपके शिफ्ट का कुछ प्रश्न इग्नोर होंगे तो आपके नंबर कुछ बढ़ेंगे। उसके बाद अगर बात करेंगे, इसमें कह रहा है कि किसी को जान के नंबर कम ज़्यादा कर सकते हैं क्या, देखिएगा, इट मीन डज नॉट इन्वॉल्व ह्यूमन, तो जानबूझ के हम कर सकते हैं क्या, तो सीधा होगा नहीं। और अगला क्वेश्चन था कि नंबर एक ही शिफ्ट में बढ़ेगा या घटेगा, सेम सेशन का एग्जाम है, किसी का बढ़ेगा या घटेगा, तो बिल्कुल बढ़ेगा घटेगा। ये कह रहा है कि आपके रो स्कोर होगा जिसके कारण से आपका नंबर घट या बढ़ सकता है, क्योंकि जोड़ घटाव आपका बहुत मायने रखता है। मैंने आपको प्लेलिस्ट बताया, वीडियो दिखाया है कैसे घटे बढ़ेगा, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद कह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन मार्क्स माई कंपटीटर विल इंक्रीज, और मेरा रॉ मार्क्स उतना ही कि उतना ही रह गया, ये भी हो सकता है क्या, तो ये भी कह रहा है बिल्कुल आपका होगा, क्योंकि ये स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है जिसके कारण से आपका रॉ मार्क्स नॉर्मलाइज में सेम रह जाएगा, लेकिन आपके कंपटीटर यानी आपके कोई और का बढ़ घट सकता है। उसके बाद कह रहा है बट है जो मेनी स्कोर, जो हमने आपको थंबनेल में बताया कि 100 से ज़्यादा हो सकता है क्या, 100 से ज़्यादा कब होगा, इसने बोल दिया है कि अगर कोई हार्ड शिफ्ट है और कोई कैंडिडेट बहुत अच्छा स्कोर कर दिया, वेरी हाई कर दिया, उसका स्कोर 100 से पार जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा है। डिफिकल्ट लेवल एग्जाम भी है और सेशन भी है, वो कैसे होगा नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसको समझिएगा। उसके बाद कह रहा है कि आपका यहाँ पे कि फर्स्ट टाइम दैट कैंडिडेट हैज स्कोर मोर देन 100, तो रेलवे कह रहा है नहीं, इससे पहले भी कई सारे एग्जामों में 100 से ज़्यादा नंबर आया है। इन देयर एनी चांस ऑफ चेंज एंड प्रोसेस एंड नॉर्मलाइजेशन 2/18, 2/18 के बाद, तो यहाँ पे आपका जो नंबर लिखा था कि 2018 के बाद से 2/2018 के बाद से ये प्रोसेस चल रहा है और उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। हाँ, 1/2018 में ये ऐसा हुआ था CBT 1 में, उसके बाद इसको बदल दिया गया है 2/18 के एग्जामिनेशन में। लेकिन यहाँ भी कन्फ्यूजन है, 2/18 नहीं मान लीजिए, अब 19 वाले में तो सब यही होगा। 3/18 में बहुत अच्छी तरीके से मुझे मालूम है JEE वाले एग्ज़ाम में ये फॉलो हुआ था नया प्रोसेस। तो चलिए, ये यहाँ फिर तीसरा करा है कि नॉर्मलाइजेशन फार्मूला का, यहाँ का फार्मूला देखिएगा तो यहाँ चेंज फार्मूला मिलेगा। यहाँ चेंज इसलिए है कि यहाँ पे देखिए टोटल टर्म 2, 2, 4 और 1, 5 है, जबकि नॉर्मलाइजेशन फार्मूला में हमने देखा था 0.1% कैंडिडेट ऑफ ऑल शिफ्ट का टॉपर, और उस ऑल शिफ्टों का एवरेज जो टॉपर है उनके, ये ऊपर वाले S2 बराबर थे। उसके बाद नीचे में S1 बराबर क्या था, तो आपके शिफ्ट के 0.1 टॉपर का स्कोर और आपके सीट का एवरेज S1 में था। तो इसको क्या कर दिया है कि 2 संख्या को घटाकर यहाँ डायरेक्ट एक संख्या लिख दिया है। उसी तरह आपका कैंडिडेट का स्कोर के माइनस आपके शिफ्ट का एवरेज, और लास्ट में टोटल ऑल शिफ्टों का एवरेज को जोड़ दिया है। हालांकि इसको थोड़ा सा उसको सिंपलेस्ट में किया गया है। उसके बाद कह रहा है कि हाउ टू सेशन डिसाइडेड, किस बेस सेशन किसको डिसाइड करेगा, तो 70% से अटेंडेंस कैंडिडेट होंगे और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मीन
और रॉ स्कोर होगा उसी को डिसाइड करेगा। यहाँ पे डिटेल में देखिएगा, पहला डिटेल आपका एग्जाम्पल 1 में कह रहा है, तो इसमें बेस सेशन देखिए ले लिया, बेस सेशन को इन्होंने हाईलाइट कर लिया है, जो सबसे ज़्यादा मीन रॉ मार्क है और स्टैंडर्ड डिविएशन भी सबसे ज़्यादा है। कैसे? 38.32 और 18.32 दोनों ज़्यादा है, इसको बेस सेशन मान लिया है। और बेस सेशन क्या है? तो S1 S2, हालांकि S2 और एक आपका वाई एवरेज जो सबसे ज़्यादा स्कोर एवरेज मीन वाला मार्क्स है यहाँ ले लिया है। लेकिन कैंडिडेट का स्कोर देखिए, इस कैंडिडेट का स्कोर यहाँ पे देखिए 75 है। कैंडिडेट का एक्चुअल स्कोर यानी रॉ मार्क्स क्या है? 75 है, ऊपर में देखिए लिखा हुआ है। और सेशन 8 का ये कैंडिडेट है, किसका है? सेशन 8 का, जिसकी आपकी रॉ मार्क्स का मीन कितने है? 21 और उसके स्टैंडर्ड डिविएशन 12 है। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो पूरा फार्मूला पे लाके इन्होंने रख दिया। तो फार्मूला पे रखने में देखिए एक बार कहाँ यहाँ पे इसका नंबर क्यों बढ़ रहा है? तो देखिए यहाँ पे 75 माइनस 21.31, उसके शिफ्ट का एवरेज कितनी हुई? इतनी, लेकिन कैंडिडेट ने स्कोर कितने कर दिए? 75, यानी इसके जो मल्टीप्लाई फैक्टर है बहुत बढ़ गया। जो इस संख्या से मल्टीप्लाई होगा S1 S2 से, वो ज़्यादा हो गया, जिसके कारण से स्कोर का कैंडिडेट 115 हो गया। दूसरा एग्जांपल ले लेंगे, दूसरे कैंडिडेट का स्कोर किया 35 और 58 हो गया एक्चुअल। क्यों? क्योंकि जब ये कैंडिडेट का स्कोर का एक मिनट में इसको बता दूं कि स्कोर को जब यहाँ से डिवाइड घटाया 35 में से 21, तो संख्या छोटा बच गया, और छोटा मल्टीप्लाई किसी संख्या से होगा, ऊपर वाले तो ये फिक्स हो गए, तो यहाँ पे जो छोटा संख्या मल्टीप्लाई होगा तो स्कोर भी थोड़ा बढ़ेगा। तीसरा कैंडिडेट ने 35 ही स्कोर किया, ध्यान दीजिएगा, और 35 स्कोर किया और उसका नंबर आ गया 40, यानी और कम हो गया। क्यों? क्योंकि उसके सेशन का जो एवरेज था वो कितना था? सेशन का एवरेज 33 था और कैंडिडेट का 35 हुआ। ये कहाँ से हुआ? सेशन 9 में। तो सेशन 9 में यहाँ देखिए एग्जाम्पल दिया है सेशन 9 में, तो उसके शिफ्ट का एवरेज 33 है, लेकिन कैंडिडेट ने स्कोर उसी के पास 35 किया है, तो मल्टीप्लाई फैक्टर और कम हो गया, जिसके कारण से उसके नंबर कम बढ़े। एक कैंडिडेट ने 40 किया, ध्यान दीजिएगा, और 40 का किया और 40 के आसपास ही उसके सेशन का मल्टीप्लाई फैक्टर था, कोई नंबर नहीं बढ़ा। तीनों चीज़ हो गया, थोड़ा बढ़ा, बहुत बढ़ा और एकदम बिल्कुल बराबर रह गया। अब उसके बाद नेगेटिव वाला केस का भी इसमें दिया होगा, एक नेगेटिव स्कोर के भी दिया होगा। तो कैंडिडेट का रो मार्क्स है 10 सेशन में तो 27 आया है, और नेगेटिव अभी नहीं दिखाया है, नेगेटिव इसमें एग्जाम्पल में नहीं दिखाया है, लेकिन नेगेटिव भी होता है स्कोर। उसके बाद कह रहा है कि क्या लास्ट में 2-3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन कर रहा है कि लास्ट में कि नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस में कम्प्लीटली मैथमेटिकल है और कि कोई ह्यूमन का नहीं है क्या? तो ये बिल्कुल वही कर रहा है जो पहले भी बोल चुका है कि इसमें हम कोई इंटरवेंशन नहीं करता है, डायरेक्ट एक कंप्यूटर के फार्मूला से होता है, वो कह रहा है। उसके बाद अगला एक लास्ट वाला, एक और लास्ट से पहले क्वेश्चन था लेस देन रॉ मार्क्स वाला, वो वाला डिटेल यहाँ दिया हुआ है। तो ये लेस देन रॉ भी आ गया, ये कैलकुलेट करके दिखा दिया कि कैंडिडेट का स्कोर 75 था और उसका स्कोर 73.81 हो गया, यानी नेगेटिव नॉर्मलाइजेशन हो गया। तो ये था डिटेल, लेकिन अब ये डिटेल से इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ तो आप समझ गए होंगे कि आपके शिफ्ट से आपका नंबर अच्छा है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके शिफ्ट से आपका नंबर कम है तो आपके लिए हो सकता है कि आसपास ही रह जाएं, जितना नंबर है उसके अच्छा। तो ये रहा पूरा डिटेल। थैंक यू, धन्यवाद।